स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। इस वीडियो का टॉपिक है एब्रेसिव ब्लास्टिंग सेफ्टी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग कितने तरीके से की जाती है, एब्रेसिव ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एब्रेसिव ब्लास्टिंग के हैजर्ड्स और हेल्थ इफेक्ट के बारे में, और एब्रेसिव ब्लास्टिंग एक्टिविटी के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। इन सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि एब्रेसिव या फिर सैंड ब्लास्टिंग होता क्या है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग को सैंड ब्लास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। एब्रेसिव ब्लास्टिंग में स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स को फोर्सफुली किसी सरफेस की तरफ थ्रो किया जाता है। इन पार्टिकल्स को सरफेस पे फोर्सफुली थ्रो करने के पीछे कुछ पर्पज होता है, जैसे कि सरफेस को क्लीन करना या फिर इसके टेक्सचर को चेंज करना, किसी रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस से कोई कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, सरफेस को पेंटिंग या फिर किसी अन्य तरह की कोटिंग के लिए तैयार करने के लिए एब्रेसिव ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग प्रोसेस को करने के कई वेरिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि सैंड ब्लास्टिंग, सोडा ब्लास्टिंग, सॉल्ट ब्लास्टिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग, बीड ब्लास्टिंग, ड्राई आइस ब्लास्टिंग। ये जितने भी तरीके की ब्लास्टिंग आप देख रहे हैं, इन सब मेथड्स का पर्पज एक होता है, सरफेस को क्लीन करना या फिर प्रिपेयर करना। जो अंतर होता है वो सिर्फ जो एब्रेसिव मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, बस उतना ही अंतर होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एब्रेसिव ब्लास्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। लोग एब्रेसिव ब्लास्टिंग को सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये सारे जो ब्लास्टिंग मेथड्स हैं, इन्हें एब्रेसिव ब्लास्टिंग के नाम से जाना जाता है। जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, उसे एब्रेसिव ब्लास्टिंग कहते हैं। लेकिन जो एब्रेसिव मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि सैंड ब्लास्टिंग में हम सिलिका सैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए सैंड ब्लास्टिंग के नाम से जाना जाता है। सोडा ब्लास्टिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे सोडा ब्लास्टिंग के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट ब्लास्टिंग एक अलग मेथड है। इसमें बाकी सारे ब्लास्टिंग की तरह कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है फोर्स करने के लिए एब्रेसिव मटेरियल को। सॉल्ट ब्लास्टिंग में कंप्रेस्ड एयर की जगह मैकेनिकल या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली एब्रेसिव पार्टिकल्स को सरफेस पे थ्रो करने के लिए। नेक्स्ट होता है ग्रिड ब्लास्टिंग। इसमें मेटल के ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील, एल्युमिनियम या फिर कॉपर के ग्रिड्स हो सकते हैं। बीड ब्लास्टिंग में स्मॉल ग्लास पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो हमने देखा था ड्राई आइस ब्लास्टिंग। इसमें CO2 के पैलेट्स होते हैं, यानी कि जो CO2 का ड्राई आइस होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका इस्तेमाल ड्राई आइस ब्लास्टिंग में किया जाता है। ये कुछ अंतर थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ब्लास्टिंग प्रोसेसेस। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है वाटर ड्रिवन, दूसरा होता है एयर ड्रिवन। वाटर ड्रिवन को हाइड्रोब्लास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पानी को हाई प्रेशर के साथ स्पेशलाइज्ड नोजल के थ्रू निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर ब्रिक या फिर कंक्रीट क्लीनिंग के लिए किया जाता है। एयर ड्रिवन प्रोसेस में कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल एज ए प्रोपेलेंट करते हैं और साथ में एब्रेसिव मटेरियल्स का इस्तेमाल सरफेस क्लीनिंग के लिए किया जाता है। कुछ एयर ड्रिवन एब्रेसिव ब्लास्टिंग में भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो कंटेमिनेंट्स हैं, जो डस्ट एक्सपोजर होने वाला है, जो डस्ट क्रिएट होने वाली है, उसको कम किया जा सके। अब वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल एब्रेसिव ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है, किस तरीके के एब्रेसिव मटेरियल का इस्तेमाल करना है। इसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जॉब की कॉस्ट, जॉब स्पेसिफिकेशन, इन्वायरमेंट एंड वर्कर्स हेल्थ। पुराने समय में ब्लास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा सैंड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सैंड के इस्तेमाल में कुछ दिक्कतें होने के कारण अब बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल सैंड ब्लास्टिंग के लिए या फिर एब्रेसिव ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि सिलिका सैंड, स्टील सॉल्ट या फिर ग्रिट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लास ब्रिड, प्लास्टिक ग्रिड्स, आइस क्यूब्स, ड्राई आइस, कॉपर और कोल स्लैग, सिलिकॉन कार्बाइड, कोल स्लैग, ग्राउंड वॉलनट सेल्स, ग्राउंड कॉर्न कॉब, अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, हाई प्रेशर वाटर एंड स्पंज। ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल ब्लास्टिंग की एक्टिविटी में किया जाता है। अब ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जहां पे एब्रेसिव ब्लास्टिंग जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज हो सकती हैं शिप बिल्डिंग एंड क्लीनिंग, ऑटोमोटिव रिपेयर एंड रिस्टोरेशन, पावर कोटिंग, पेंटिंग, मेटल फिनिशिंग, फाउंड्री, सरफेस प्रिपरेशन एंड कोटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, ग्लास वर्क एंड इचिंग, engraving, other industry that involves surface preparation and painting.
अब तक आपको एब्रेसिव ब्लास्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो एब्रेसिव ब्लास्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है, तो स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें अच्छे तरीके से एक एक चीज़ मेंशन की गई है, समझाई गई है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और आप डायग्राम को देख सकते हैं। फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ब्लास्टर किस तरीके से काम करता है। अब चलिए देखते हैं हैजर्ड्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एब्रेसिव ब्लास्टिंग। इस एक्टिविटी के दौरान कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और क्या क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में। सबसे पहला हैजर्ड है एयर कंटेमिनेंट्स। ब्लास्टिंग के दौरान जो एब्रेसिव मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो सरफेस हम क्लीन कर रहे हैं उससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उससे एयर कंटेमिनेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वेंटिलेशन। अगर हम ब्लास्टिंग एक्टिविटी को किसी कन्फाइंड स्पेस में या एनक्लोज्ड स्पेस में परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पर वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो जो ब्लास्टिंग से निकलने वाली डस्ट है उसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, वर्कर की सेफ्टी और जॉब परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है विजन इम्पेयरमेंट। ब्लास्टिंग से जो डस्ट निकलेगी और अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं या फिर किसी इनक्लोज स्पेस में काम कर रहे हैं, तो डस्ट क्रिएट होने की वजह से जो विजन है वर्कर का वो कम हो जाएगा। तो इससे विजन इम्पेयरमेंट की वजह से कई तरीके के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट हैजर्ड है क्लाउड ऑफ डस्ट। तो जहाँ पे आप ब्लास्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे ब्लास्टिंग की वजह से जो डस्ट क्रिएट होगी उससे क्लाउड बनने के चांसेस हो सकते हैं। इससे आसपास के एरिया में काम करने वाले वर्कर अफेक्टेड हो सकते हैं अगर वो रेस्पिरेटरी पीपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरे वर्कर्स को विजन इम्पेयरमेंट या फिर पुअर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप किसी फ्लेमेबल मटेरियल पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्लेमेबल मिक्सचर्स क्रिएट हो सकता है, जो क्लाउड होगा वो फ्लेमेबल हो सकता है। नेक्स्ट है हाई नॉइज। तो ब्लास्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंप्रेस्ड एयर के इस्तेमाल के कारण बहुत ही हाई नॉइज क्रिएट होता है। हाई नॉइज से ज्यादा देर एक्सपोज होने से जो ऑपरेटर है, जो आसपास के वर्कर्स हैं, उनको हियरिंग डैमेज होने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट हैजर्ड है इंजरी टू ऑपरेटर एंड अदर्स। जब ब्लास्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो जो एब्रेसिव मटेरियल है वो हाई कंप्रेस्ड एयर के साथ बहुत ही तेज स्पीड के साथ नोजल से बाहर आता है, जिसको कि अगर जानबूझकर या गलती से भी किसी की तरफ पॉइंट कर दिया जाए तो उसे इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर जो एब्रेसिव मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरफेस से टकरा के और किसी को लगता है तो वहां पे भी इंजरी और कट होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेंजर्स व्हेन वर्किंग इनक्लोज्ड। यानी कि ब्लास्टिंग एक्टिविटी को अगर किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है तो वहां पे डस्ट एक्यूमुलेशन से, हवा में डस्ट की मात्रा ज्यादा होने से विजन इंपेयरमेंट की चांसेस हो सकते हैं, पुअर विजिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। या फिर आप किसी फ्लेमेबल या टॉक्सिक मटेरियल पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो क्लाउड होगा वो फ्लेमेबल या फिर टॉक्सिक हो सकता है। और जो ब्लास्टिंग एक्टिविटी है जिससे कि स्पार्क जनरेट हो सकता है, तो जो क्लाउड है, जो डस्ट है, वो फ्लेमेबल है तो वहां पे फायर या फिर एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आने से स्किन इरिटेशन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अगर प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या फिर जो हमारा एब्रेसिव मटेरियल है वो सरफेस से कांटेक्ट में आने के बाद उड़ के किसी की आंखों में लगता है तो आई डैमेज होने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट है स्किन एब्रेशन। तो ब्लास्टिंग एक्टिविटी में हाई स्पीड में पार्टिकल्स निकलते हैं और हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके कांटेक्ट में अगर स्किन आती है तो एब्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। वर्कर के द्वारा अगर सही तरीके के पीपीई का इस्तेमाल ना किया जाए तो जो डस्ट है, उससे पार्टिकल्स हैं, उसे आई, नोज और थ्रोट में इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हैजर्ड है हीट। अगर ब्लास्टिंग ऑपरेटर पीपीई का इस्तेमाल लगातार और लंबे समय तक करता है या फिर जॉब कंडीशन या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, इन सब की वजह से वर्कर को हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है। ब्लास्टिंग के दौरान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है जिससे कि जो वर्कर हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या फिर अगर आसपास में कोई फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है, फ्लेमेबल मटेरियल है, तो वहाँ पे फायर या फिर एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग एट हाइट। ब्लास्टिंग की एक्टिविटी को जब कभी हाइट पे परफॉर्म करना होता है तो वहाँ हाइट से गिरने का खतरा होता है या फिर ऊपर में जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं उनके कांटेक्ट में आने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन एंड अदर एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड। ब्लास्टिंग नोजल को कंटिन्यूअस कंट्रोल करने से हाथ में वाइब्रेशन की वजह से हाथ की नर्व और ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। और एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से वर्कर किस कंडीशन में काम कर रहा है, क्या उसका पोस्चर है, इन सब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्लिप्स एंड ट्रिप्स। ब्लास्टिंग के दौरान काफी ज्यादा डस्ट क्रिएट होती है जो कि वो इक्विपमेंट्स पे एक्यूमुलेट होती है, जो सरफेस होता है वहां पे इकट्ठा होता है। और ज्यादा डस्ट क्लाउड होने से जो विजन है वो इम्पेयर हो जाता है, पुअर विजिबिलिटी हो जाती है वर्कर की, तो वहां पे स्लिप ट्रिप के चांसेस हो सकते हैं। सैंड ब्लास्टिंग में जिस सिलिका सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कॉन्टैक्ट से सिलिकोसिस, लंग कैंसर या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लास्टिंग मटेरियल्स के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, सीरियस लंग डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा लीड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं, अगर आप जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लास्टिंग के लिए या फिर जिस सरफेस पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे कि लीड पेंट, सिलिका, आर्सेनिक, कैडमियम, बेरिलियम, इस तरीके के अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो लीड पॉइजनिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये थे कुछ हैजर्ड्स जो एब्रेसिव ब्लास्टिंग के दौरान हो सकते हैं। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। एब्रेसिव ब्लास्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते समय किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जॉब रिक्वायरमेंट और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो ब्लास्टिंग टेक्निक है उसका सही चुनाव करना चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी में ट्रेंड और एक्सपीरियंस वर्कर्स को ही डिप्लॉय करना चाहिए। ब्लास्टिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स मटेरियल इस्तेमाल होने वाले हैं, जितने भी फिटिंग्स इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सब अप्रोप्रिएट रेटिंग की होनी चाहिए और उनका सबका टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी हम कंप्रेसर और इक्विपमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सब सर्टिफाइड होने चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी को शुरू करने से पहले जितने भी आपके होज हैं, कनेक्शंस हैं, उन सबको फिजिकली चेक करना चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेजिग्नेट किया जाना चाहिए। जो वर्कर्स इस एक्टिविटी में काम करने वाले हैं उनके लिए टीबीटी कंडक्ट किया जाना चाहिए और उसमें सारे हैजर्ड्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिस्कस किया जाना चाहिए। काम करने के लिए वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर जो जॉब है वो ज़्यादा ड्यूरेशन का होने वाला है तो चेंज ओवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम पे वर्कर्स को, ऑपरेटर्स को चेंज किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी के दौरान जब भी इक्विपमेंट प्रेशराइज्ड है तो किसी भी जॉइंट को टाइट या फिर लूज नहीं किया जाना चाहिए। अगर एनक्लोज स्पेस में या कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम लगा होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो एक ब्लास्ट नोजल को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन को डिप्लॉय किया जाना चाहिए। ऑपरेटर को हाई स्पीड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड या फिर बैरियर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। होज के जॉइंट्स पे होज कपलिंग, सेफ्टी लॉक और होज व्हीप चेक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग मटेरियल का चुनाव करते समय जो सबसे कम टॉक्सिक एब्रेसिव ब्लास्टिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग के लिए ऐसे एब्रेसिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल पानी के साथ किया जा सके ताकि जो डस्ट प्रोड्यूस होने वाली है उसको कम किया जा सके। वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जो ब्लास्ट नोजल है वो किसी भी पर्सन की तरफ पॉइंट नहीं करना है और जो को वर्कर्स हैं उन्हें ब्लास्टर से दूर रखा जाना चाहिए। इक्विपमेंट्स और वर्कप्लेस का रूटीन क्लीनअप होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का टॉक्सिक डस्ट एक्यूमुलेट ना हो पाए। इक्विपमेंट और वर्कप्लेस को क्लीनिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर के इस्तेमाल से हवा में डस्ट की मात्रा बढ़ सकती है। ब्लास्टिंग एक्टिविटी को उस समय के लिए शेड्यूल किया जाना चाहिए जब आपके वर्कप्लेस पे बहुत ही कम वर्कर्स मौजूद रहते हैं। जब तेज हवाएं चल रही हों तो ब्लास्टिंग एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो हैजर्डस मटेरियल है वो हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे ना जा पाए। ईटिंग, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से पहले जो आपके कंटेमिनेटेड कपड़े हैं उन्हें या तो रिमूव कर देना चाहिए या फिर वैक्यूम से क्लीन कर लेना चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी को इनक्लोज्ड एरिया में परफॉर्म करना चाहिए या फिर इसे सबसे अलग एक आइसोलेटेड एरिया में परफॉर्म करना चाहिए। नॉन इनक्लोज एरिया में ऑपरेशन के लिए बैरियर या फिर कर्टेन वॉल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग में जो नोजल्स और होज कपलिंग इस्तेमाल की जानी चाहिए वो मेटल्स की होनी चाहिए। ब्लास्टिंग होज के नोजल एंड पे डेड मैन कंट्रोल डिवाइस लगी होनी चाहिए। ब्लास्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा डस्ट क्रिएट होती है, इससे जो इक्विपमेंट्स होता है और जो ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उनकी टाइम पे रूटीन क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। ब्लास्टिंग एरिया में ईटिंग, ड्रिंकिंग या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग एरिया के पास वॉश स्टेशंस होने चाहिए ताकि जो ऑपरेटर हैं वो टाइम पे अपने हाथ और चेहरे को साफ कर सकें। अगर किसी एनक्लोज जगह पे एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि जो डस्ट है वो एनक्लोज एरिया से कम होती रहे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एग्जॉस्ट के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएं और बाहर एयर में ना मिक्स हो पाएं। ब्लास्टिंग एक्टिविटी के बाद जो भी आपके कंटेमिनेटेड क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें क्लीन चेंजिंग एरिया से अलग रखा जाना चाहिए। ब्लास्टिंग एक्टिविटी के दौरान एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कौन कौन से पीपीई का इस्तेमाल ब्लास्टिंग में किया जाता है तो हियरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, हेलमेट, लेदर ग्लव्स दैट प्रोटेक्ट टू फुल फोरआर्म, एप्रन, कवरऑल्स, सेफ्टी शूज और बूट्स। तो ये कुछ पीपीई हैं जिनका इस्तेमाल ब्लास्टिंग एक्टिविटी के दौरान किया जाता है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व रहने वाले हैं उसमें उन्हें उसको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जो पॉसिबल डेंजर्स हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। जिस भी तरीके का आप एब्रेसिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट देख के आप उसके हेल्थ हैजर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो इक्विपमेंट ब्लास्टिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल होने वाले हैं उनका प्रॉपर बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग होना चाहिए ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बिल्डअप होने से प्रिवेंट किया जा सके।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना एब्रेसिव ब्लास्टिंग सेफ्टी के बारे में, एब्रेसिव ब्लास्टिंग कितने तरीके का होता है, कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या हैजर्ड्स और हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट या टॉपिक छूट गया है जो इस वीडियो में होना चाहिए था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।